करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो उस लिहाज से करंट अफेयर्स हमारे लिए काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कि 2018 वाले पेपर में भी करीब 12 से 15 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आए हुए हैं। तो मैंने एक समरी तैयार की हुई है नेशनल करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो पिछले 1 साल में हुआ है। तो आइए चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इसको अब नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और इस तरह से हमारी 6 नेशनल पार्टी हो गई हैं, जिसमें INC, BJP, आम आदमी पार्टी, NPP, CPI-M और BSP। आपको ये याद रखना है कि इनमें से कौन सी पार्टी 6 पार्टी हैं, तो आपको उनको 6 पार्टी के नाम याद रखने हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसमें इनमें से कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपको अगर नाम याद होंगे तो आप उसको टिक कर सकते हो। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो वो 2012 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आप रखना चाहें तो और पार्टियां हैं, उसका भी याद रख सकते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 बनी थी, सबसे पुरानी पार्टी यही है, 25 दिसंबर 1885 में ये बनी हुई है। इसी तरह से और भी पार्टियां हैं, BJP 1980, आम आदमी पार्टी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 2012, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी जो 2013 में बनी है, ये CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सिज्म की पार्टी है जो 1964 में बनी है। बहुजन समाज पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 ही है, CPI 1925, NCP 1999। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो विलेज के लिए है, जो कहाँ से शुरू किया गया है आपको याद रखना है। तो ये है अंजावा जिला, अंजाव जिले की बितू, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है। इसके तहत और भी ज़िले हैं जिसका मैंने ये कोड लिख रखा है, ऊषा L, जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सारे ज़िले हैं, सारे स्टेट्स हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है, ये है मेघालय से रिलेटेड। मेघालय में जैसे आपको मालूम है कि चुनाव संपन्न हुए थे, तो उसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं K संगमा। तो आपको नाम याद रखना है, K संगमा। और इसमें आपको याद रखना है कि टोटल जो विधानसभा की सीटें थी मेघालय में वह 60 थी। साथ में उसमें ST की सीट 55 सीटें थी, मतलब 60 सीटों में से ST के लिए 55 सीटें आरक्षित थीं। तो आपको ये याद रखना है। और चुनाव किस पार्टी ने जीता है? NPP, इस पार्टी ने चुनाव जीता, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर जो बनाए गए हैं, चुने गए हैं नई विधानसभा के बाद, वो हैं थॉमस A संगम। तो आपको ये स्पीकर और K संगमा, ये दोनों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये स्पीकर हैं और ये चीफ मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं आगे। नागालैंड में भी चुनाव संपन्न हुए इसी के साथ, वहाँ भी 60 सीटें थीं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश तीनों में 60 सीटें थीं, जबकि ST के लिए आरक्षित मेघालय में 55 थी, नागालैंड में 59 थी और त्रिपुरा में ST में 20 और SC के लिए 10। तो आपको याद रखना है, त्रिपुरा में ST और SC दोनों के लिए आरक्षित थी, और ये याद रखना है कि ST के लिए 20, SC के लिए 10। वहीं अगर बात करें नागालैंड में, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो बनाए गए और विधानसभा के स्पीकर सेलिंग लोंगकेमर बनाए गए। और वहीं जो पार्टी विजेता घोषित की गई वो थी NDPP। ये भी आपको याद रखना है, एक ये स्टेट पार्टी है, ये नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसलिए NDPP ये याद रखना है आपको। वहीं बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हुए, उसमें माणिक शाह को चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया और विश्वबंधु सेन जो कि वहाँ के स्पीकर बनाए गए। साथ ही आपको याद रखना है कि वहाँ पर पार्टी जो जीती वो है BJP, जो कि एक नेशनल पार्टी भी है। बढ़ते हैं आगे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हाल ही में आई है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन से जो लार्ज और मिड सेक्शन जो है, बड़ा वाला और मध्य जो है, उसमें किसने टॉप किया है। तो उसमें हमको याद रखना है कर्नाटका ने फर्स्ट किया है और स्मॉल में सिक्किम ने फर्स्ट किया है। आपको एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूपी का स्टेट का एग्ज़ाम है, तो यूपी स्टेट के एग्ज़ाम में एक स्पेसिफिक यूपी की लास्ट रैंक भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर यूपी की रैंक जो है वो 18वीं है लार्ज और मिड सेक्शन में। वहीं स्मॉल में बात करें तो सिक्किम फर्स्ट पे और गोवा लास्ट में है। अगर स्पेसिफिकली यूपी के और अंदर जाते हैं
तो यूपी में पुलिस की रैंक 15, पुलिस व्यवस्था में, न्यायपालिका में 15, जेल में 17 और कानूनी सहायता में 18। तो इस तरह की रैंक हैं। बढ़ते हैं आगे। MV गंगा विलास प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको याद रखना वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील, जो कि असम में पड़ता है और ये यूपी में पड़ता है वाराणसी। तो इसका याद रखना है। साथ ही इसकी लेंथ जो है वो 27 लेंथ तो 32 किलोमीटर है, लेकिन ये 27 जगहों से होकर गुजरेगा और ये नेशनल वाटरवे 1 और 2 से होके पास आउट होगा। वहीं इसका जो संचालक है वो है मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज़। तो आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है मलयालम। मलयालम के बारे में हमको ये जानना है कि केरला हाई कोर्ट जो है उसने क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन दिया है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी क्षेत्रीय भाषा में इस तरह का मलयालम भाषा में डिसीजन किसी कोर्ट द्वारा दिया गया है। आपको जानकारी होगी कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिए जाते हैं वो इंग्लिश में ही दिए जाते हैं, लेकिन इस फर्स्ट टाइम हुआ है जो मलयालम में केरला हाई कोर्ट ने दिया है। वहीं चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की। 1 मिनट रुकिए जी। निर्वाचन आयुक्त में मैं बता दूं कि जस्टिस KM जोसेफ यहाँ पर दिया हुआ है। जस्टिस KM जोसेफ ने डिसाइड किया है कि PM लोकसभा अपोजिशन और CGI मतलब प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता लोकसभा में और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि निर्वाचन आयुक्त में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि EC मतलब इलेक्शन कमीशन और 3 ये लोग अभी हैं। तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि निर्वाचन आयुक्त में मतलब इलेक्शन कमीशन में किनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। हमारी एनुअल वार्षिक एजुकेशन रिपोर्ट आई हुई है वार्षिकांक की, तो उसके बारे में हमको जानना है कि इसमें क्या है। तो हमको बस इतना ही जानना है कि MP, UP और छत्तीसगढ़ इसमें जो अनामांकित लड़कियां हैं इनकी संख्या बढ़ी है। इन राज्यों में 10% बढ़ी है। अगर कोई पूछता कितनी बढ़ी है तो 10%। बढ़ते हैं आगे। आगे है हुबली रेलवे स्टेशन के बारे में। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो अब भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है, जिसकी लेंथ आपको याद रखनी है, लंबाई 1507 किलोमीटर है। इससे पहले का अगर आप याद रखना चाहें तो 1366.33 किलोमीटर गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, जो अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो हुबली आपको याद रखना प्लेटफॉर्म नंबर 8, 1507 किलोमीटर लंबा। बढ़ते हैं आगे है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, जो कि 5G संपन्न पहला जिला बन चुका है। ठीक है, ये छोटी सी न्यूज़ है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। वहीं हम बात करें कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने शायद 2018 में चलाया था, तो इसमें कितने ज़िले हैं पूरे भारत में, तो 112 ज़िले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर एक कोडिंग दी हुई है, आप ऐसे याद रख सकते हैं BBSCC SSF। तो ऐसे याद रख सकते हैं बदायूं, बहराइच, इस तरह से है। अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना आप, तो मैं वहाँ पे इसकी डिटेल भी डाल दूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वैसे इसकी डिटेल की इतनी ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूपी में 8 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है कोल्लम केरला क्यों न्यूज़ में, तो हमको ये याद रखना है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम केरला का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं एग्ज़ाम में कि पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है भारत का, तो आपको याद रखना है कोल्लम कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ टारगेट दिए हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट का है कि हमें जो ऊर्जा है तो उसमें हमें इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना है, तो वो हमारा टारगेट 2047 तक गवर्नमेंट ने रखा है। नेट जीरो एमिशन मतलब हम कोई इतना एमिशन नहीं करेंगे, उत्सर्जन जिसको हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो हम उतना नहीं करेंगे। 2070 तक इसको हम नेट जीरो कर देंगे। ठीक है, वहीं 125 गीगाहर्ट रेन्यूएबल एनर्जी के लिए टारगेट फिक्स किया गया है। रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसको आप एक बार खो दें तो फिर वो दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, तो उसको हम कहते हैं रेन्यूएबल एनर्जी। तो उसके लिए 125 गीगावाट टारगेट है।
वहीं 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए टारगेट है और 50 मिलियन मैट्रिक टन हमको कम करनी है ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसके लिए भी टारगेट है। तो आपको ये याद रखना है कि ये टारगेट जो लास्ट 3 मैंने बताए ये 2030 तक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये तीनों। और बाकी जो टारगेट हैं ऊपर वाले एनर्जी इंडिपेंडेंट और नेट जीरो, ये 2047 और 70 हैं क्रमशः। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये टारगेट कब से कहाँ तक है, और साथ में ये भी याद रखना है कि 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन में कम कर रहे हैं और 50 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस में कम कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 5 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी आपको क्योंकि मैं ऊपर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है वायनाड, आगे बढ़ते हैं। आगे है वायनाड ज़िला। वायनाड ज़िला में भी एक न्यूज़ है। जैसे कि आपको मालूम होगा ये वायनाड ज़िला केरला का ही पार्ट है। तो वायनाड में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। वायनाड में एसटी की बुनियादी दस्तावेज प्रदान किए गए हैं। मतलब एसटी जो कम्युनिटी है उसको बुनियादी दस्तावेज से मतलब हम लगा सकते हैं जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या जो भी चीज़ें उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, मतलब उसको नेट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आपको हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये वायनाड इस तरह से पहला जिला बन गया है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एस्केप टनल जो है वो बनाई जा रही है आपकी लद्दाख रीजन में, उधमपुर से लेकर और बारामूला तक बनाई जा रही है। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, ऊधम श्रीनगर बारामूला लाइन इस तरह से फुल फॉर्म है USBRL। इसके अंदर 48 टनल हैं और जो कि 119 किलोमीटर कवर की हुई हैं। और इसमें जो सबसे लंबी सुरंग है वो है T49। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो आपको याद रखना T49 12.75 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला एक पहला स्टेट बन चुका है, एक पहला राज्य बन चुका है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए मिशन शुरू किया है। तो आप इसको भी याद रखिए। बढ़ते हैं आगे अब देखिए न्यूज़ है टोटल लिटरेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब पहला लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरला। और केरला में भी और स्पेसिफिक जाता क्वेश्चन तो धर्मदम कन्नूर ये जगह है जहाँ पे 138 वार्ड हैं और वहाँ पे ऑल सारे वार्डों में लाइब्रेरी है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। साथ ही इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में 19 जून को रीडिंग डे मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अगली न्यूज़ है त्रिवेंद्रपुरम से, जो कि केरला में पड़ता है और ये केरला की राजधानी भी है। तो यहाँ पे पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम बनाया गया है। तो इसमें 187 मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे हम पांडुलिपि के कह सकते हैं, तो वो रखी गई हैं या दिखाई गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, जिसमें विनायक सागर झील के पास है, जो आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली में खोला गया है। उसके बाद है फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैप्टिव सोलर प्लांट। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैप्टिव सोलर प्लांट है ये लगाया है विवेरिया और टाटा ने। ठीक है, विवेरिया और टाटा ने दोनों ने लग के लगाया है और ये 3.125 मेगावाट का है। तो आपको ये याद रखना है। अगली न्यूज़ है केरला से। केरला में है कि केरला में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है केरला। ठीक है, अगर देखा जाए तो केरला का अगर पूछता है कौन सा राज्य बन चुका है तो आप केरला लगाएंगे। अगर पूछता है केरला में कौन सा ज़िला है या फिर कौन सा पहला ज़िला है जो भारत में बना है, तो आप लगाएंगे त्रिशूर। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है कि केरला में ही पहला बैंकिंग डिजिटल राज्य बन चुका है और त्रिशूर केरला का पहला ऐसा ज़िला है जो पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग स्टेट या बैंकिंग कह सकते हैं कि बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी पूरी न्यूज़ जो मैंने आज 21 कवर की हैं। हालांकि इसमें अभी और भी हैं, इंडेक्स भी हैं आने वाले, तो करीब 2 से 3 वीडियो और बन सकते हैं। हालांकि ये वीडियो छोटा है, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह से आपका यूपी स्पेशल भी कवर करा दें, क्योंकि अब मात्र 25 दिन जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमको एक रिवाइज़ वीडियो प्रिपेयर करनी होगी जिसमें आप एटलीस्ट 10 से 12 नंबर ज़्यादा ला सकें
सबसे अगर आप अभी बुक पढ़ने बैठते हो तो उतना आपको शायद बेनिफिट ना मिले, क्योंकि आपको रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो का अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तो शायद ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। इस तरह से हम वीडियो आगे और भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आने वाले समय में और वीडियो लाते रहें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, और इसका अगर मैं आप कहेंगे सोर्स क्या है, तो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स ही है। ये सोर्स में घटना चक्र का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वार्षिक अंक वाली थी, उसको सिंप्लीफाइड रूप से आपके सामने मैं लाया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी और जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल उसको भी कवर कर दूँगा करंट के लिए। नहीं तो मैंने अभी घटना चक्र भी प्रिपेयर किया है, जिसके आने वाले 2 से 3 वीडियो और आगे आएंगे। और साथ ही जैसे वैकेंसीज़ और आ रही हैं, हमारे यूपी में भी आ रही हैं और वनडे एग्ज़ाम्स में आ रही हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा है करंट के लिहाज से। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टैटिक जीके भी कवर करूँगा, सोच रहा हूँ उसको भी कवर कर दूँ, और हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे या ज्योग्राफी देखेंगे, और पॉलिटी भी उसके बाद लाएंगे। धीरे धीरे करके ऐसे वन डे बेस पे बनाते जाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।